दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 13 दिसंबर 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अब ठंड बढ़ने लगी है। जब शनिवार रविवार को चली तेज पछुआ हवा के कारण सिरहन काफी बढ़ गई है। जब पश्चिमी दक्षिणी दिशा में 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दिन भर ठंडी हवा चलती रही। इस कारण बीते कई दिनों से निकल रही तेज धूप का असर काफी कम रहा। शाम में हवा कम होने के बाद भी तापमान कम ही रहा। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 14 दिसंबर तक पश्चिमी हिमालय के पास एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की उम्मीद जताई है। इसके बाद पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का असर दिखेगा, जहां न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे चला जाएगा और अधिकतम तापमान भी 20 से 15 के बीच ही रह सकता है। बीते एक दशक से भागलपुर समेत कोसी, सीमांचल, संताल, परगना समेत पूर्व बिहार में 15 दिसंबर से शीतलहर का असर देखने को मिलता है। हालांकि इस बार 3-4 दिन पहले ही ठंडी हवा दस्तक दे रही है। जहां इसका मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ के असर से जम्मू कश्मीर समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी है। दोस्तों बात करते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने में पटना का बड़ा योगदान रहेगा। जहां इस कार्य के लिए पटना के महावीर मंदिर न्यास समिति की ओर से शनिवार को 2 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त भेज दी है। जहां महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सचिव चंपत राय को 2 करोड़ रुपए का चेक सौंपा है। पिछले साल 2 अप्रैल को रामनवमी के दिन महावीर मंदिर न्यास की ओर से निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए की पहली किस्त भेज दी गई थी। इस प्रकार अब तक 4 करोड़ रुपए की सहायता ट्रस्ट को पटना से भेजी जा चुकी है। 9 नवंबर 2019 को अयोध्या में राम मंदिर बनाने के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ही आचार्य किशोर कुणाल ने 10 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की थी। 4 करोड़ रुपए की राशि अब तक सौंप दी जा चुकी है। दोस्तों बात करते हैं कि भारत में अभी बिटकॉइन या फिर किसी भी अन्य क्रिप्टो करेंसी को भारत सरकार ने मान्यता नहीं दी है। लेकिन इसी बीच हैकर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट को हैक करके बिटकॉइन को लेकर ऐसा ट्वीट किया जिससे सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। हालांकि अब पीएमओ ने जानकारी दी है कि उनके ट्विटर हैंडल को फिर से सुरक्षित कर लिया गया है। जहां रविवार देर रात करीब 2:11 पर पीएम मोदी के ट्विटर हैंडल को हैक करके एक ट्वीट किया गया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारत ने आधिकारिक रूप से बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दे दी है और सरकार भी 500 बीटीसी खरीद कर लोगों को बांट रही है। हालांकि 2 मिनट बाद ही इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया, लेकिन फिर 2:14 पर दूसरा ट्वीट किया गया जो बिल्कुल भी पहले ट्वीट की तरह ही था। कुछ देर बाद उस ट्वीट को भी डिलीट कर दिया गया, लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट वायरल हो गया। जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं यही ट्वीट है। जब लोग इस ट्वीट के स्क्रीनशॉट को सोशल मीडिया पर शेयर करके हैरानी जता रहे हैं। कई लोगों ने यह सवाल उठाया है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक हो सकता है तो यह सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। आम आदमी के साथ क्या हो सकता है सोच भी नहीं सकते। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल राजगीर के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित आयुर्वेद पर्व का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पहला कार्यक्रम राजगीर का चयन किया गया बहुत बड़ी बात है। राजगीर एक ऐतिहासिक भूमि है, कोई मामूली चीज नहीं है। यहाँ आकर आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। राजगीर की भूमि महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आयुर्वेद का महत्व काफी पुराना है। भगवान बुद्ध यहाँ आते थे, उनको देखने वाले आयुर्वेद चिकित्सक यही थे। दोस्तों बात करते हैं कि कभी बिहार की राजनीति के सबसे बड़े बाहुबली रहे साधु यादव इन दिनों फिर चर्चा में हैं। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने यादव समाज से बाहर की लड़की से विवाह किया तो साधु यादव भड़क गए और इसे कलंक करार दे दिया। लालू यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई को भांजे का विवाह रास नहीं आया। सगे मामा साधु यादव ने जुबानी हमला किया तो जवाब देने तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव सामने आ गए। यह ठेठ देसी अंदाज में तेज प्रताप यादव ने कह दिया है कि रुको हम आवतनी बिहार तब गर्दा उड़ा दे तुहार। तेज प्रताप यादव आज जिस साधु यादव को गर्दा उड़ाने की धमकी दे रहे हैं, कभी बिहार में उनकी तूती बोलती थी। लालू राबड़ी राज में साधु जो चाहे करते थे, जहां उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। हत्या की कोशिश और रंगदारी के कई मामले में आरोपी साधु यादव पर प्रकाश झा ने फिल्म गंगा जल बनाया था। जहां अजय देवगन की मुख्य भूमिका वाली इस फिल्म में दिखाया गया था कि बिहार में नेता किस कदर अपराध की दुनिया से जुड़े हुए हैं। जब फिल्म में विलेन का
नाम साधु यादव था। यह राबड़ी देवी के भाई और लालू यादव के साले साधु यादव की जीजा और दीदी के शासनकाल में पूरे बिहार में धाक थी। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे विरोध कर सके। 90 के दशक में साधु यादव की खबरें अखबारों में छपती रहती थी। जब बाहुबली और दबंग भी साधु यादव के रास्ते में नहीं आना चाहते थे। जब किसी अधिकारी या फिर अपराधी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे साधु यादव से पंगा ले सके। बिजनेसमैन तो किसी तरह अपने कारोबार बचाकर रखते थे ताकि साधु यादव की नजर नहीं पड़े। साधु यादव पर गोली चलाने, दहशत फैलाने, हत्या की कोशिश करने, रंगदारी नहीं देने पर भी पीटने, दंगा फैलाने और सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने समेत कई आरोप लगे। जब बाढ़ राहत घोटाले में IAS गौतम गोस्वामी को जेल जाना पड़ा था, उनकी रहस्यमय स्थिति में मौत हो गई। इस मामले में साधु यादव का नाम आया था और उन्हें सरेंडर करना पड़ा था। चर्चित शिल्पी जैन हत्याकांड में भी साधु यादव का नाम आया। जब CBI ने साधु से DNA टेस्ट कराने को कहा, लेकिन साधु ने इनकार कर दिया। कहा जाता है कि अकेले साधु यादव की इतनी ताकत नहीं थी कि वे कुछ कर पाते। लालू यादव ने अपने साले साधु यादव और सुभाष यादव को दबंगई के लिए इस्तेमाल किया था। वह इनकी बदौलत अपनी राजनीति चला रहे थे। लालू यादव की सबसे ज्यादा बदनामी साधु और सुभाष के चलते हुई है। 2005 में जब गंगा जल के मुद्दे पर लालू यादव को बिहार की सत्ता से बेदखल कर दिया गया था, तब से साधु यादव के सितारे आसमान से गर्त की ओर गिरने लगे। जब लालू यादव ने साधु से किनारा कर लिया, बाद में साधु यादव का लालू आवास में आना जाना बंद हो गया। तेजस्वी यादव की शादी में साधु को न्योता तक नहीं मिला। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में पंचायत चुनाव के अंतिम चरण से ठीक पहले अपराधियों ने जमकर तांडव मचाया और मुखिया, वार्ड पार्षद और एक दारोगा की हत्या गोली मारकर कर दी। नौबतपुर में वार्ड पार्षद संजय वर्मा को तो बाढ़ थाना क्षेत्र के बजीतपुर रोड में पंडारक प्रखंड के नवनिर्वाचित मुखिया प्रिय रंजन कुमार और पंडारक थाना के ASI राजेश कुमार को अपराधियों ने गोली मार दी। सभी लोगों को शादी समारोह से लौटने के दौरान ही निशाना बनाया गया। नौबतपुर थाना क्षेत्र के लोदीपुर गांव में अपराधियों ने वार्ड पार्षद संजय वर्मा को गोली मार दी। संजय वर्मा एक विवाह समारोह में शामिल होने घर से निकले थे। बारात में शामिल होने के बाद जब संजय वर्मा अपने घर लौट रहे थे तो फिर पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन पर गोली दाग दी। यह गोली वार्ड पार्षद के सिर पर लगी, जिससे उनकी जान चली गई। दोस्तों, बात करते हैं कि सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर हरियाणा की खट्टर सरकार के फैसले का बिहार के मंत्री सम्राट चौधरी ने समर्थन किया है। जब बीजेपी के विधायक सम्राट चौधरी ने कहा है कि सड़क पर अराजकता फैलाने की अनुमति किसी को नहीं मिलनी चाहिए। नमाज मस्जिद में पढ़नी चाहिए, सड़क पर नहीं। यदि सड़क पर आप कुछ भी करते हैं तो फिर आपको इजाजत लेनी होगी। पूजा पाठ करने के लिए मंदिर और मस्जिद है। हरियाणा सरकार का निर्णय बिल्कुल सही है। दोस्तों, बात करते हैं कि बस से सफर करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना से पूर्णिया, समस्तीपुर, टाटा, गुमला, रांची, बलिया, गोरखपुर सहित और भी कई शहरों के लिए बसों का संचालन शुरू होने वाला है। इसको लेकर तैयारी की जा रही है। यह खबर के अनुसार बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा PPP मोड पर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए करीब 570 बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। ये सभी बसें नॉन AC और AC के रूप में चलाई जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे लोगों की चिंता बढ़ने लगी है। इसी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। खबर के अनुसार राजधानी पटना में मास्क चेकिंग अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है। अगर आप पटना के रहने वाले हैं तो फिर आप सावधान हो जाएं। घर से बाहर निकलते हैं तो फिर मास्क लेकर के निकले, नहीं तो फिर आपका चालान कर सकता है। इसके लिए लोगों को जागरूक करने का निर्देश भी दिया गया है। साथ ही साथ लोगों को मास्क लगाने की अपील भी की जा रही है। आपको बता दूं कि सिटी बसों में भी मास्क के प्रयोग का अनुपालन कराने को कहा गया है। जब पटना सहित बिहार के किसी भी जिले में रहने वाले लोग घर से निकलने के दौरान मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं, ताकि कोरोना के फैलाव को रोका जा सके और आपका जेब भी ना कटे, यानी कि आपका चालान भी ना कटे, जिससे आपको राहत मिलेगी। तो दोस्तों, बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को अब कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में राज्य में सियासी पारा हाई है, जहां सभी राजनीतिक दल अपने जोर आजमाइश में लगे हैं। कोई रैलियां तो कोई जनसभाएं करके वोट बैंक मजबूत करने में लगे हैं। वहीं बीजेपी पर लगातार विपक्षी दल सपा, बसपा और कांग्रेस निशाना साधने में लगे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ PM मोदी के साथ मिलकर जनता को अपने विकास के काम गिना रहे हैं। हालांकि किसकी सरकार बनेगी, यह फैसला चुनाव के बाद ही हो सकेगा, लेकिन सी वोटर
सर्वे के जरिए उत्तर प्रदेश की जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की गई है। यह सर्वे में लोगों से जाना गया है कि इस बार उनका मूड क्या है, वे किसे जीतते देखना चाह रहे हैं। शनिवार को एबीपी सी वोटर के ताजा सर्वे में कहा गया है कि 400 सीट वाली यूपी विधानसभा में बीजेपी 212 से 224 सीटें जीत सकती है, तो समाजवादी पार्टी 151 से 163 सीटों पर कब्जा कर सकती है। बीएसपी को 12 से 24 सीटें मिल सकती है, वहीं कांग्रेस महज 2 से 10 सीटों पर सिमट सकती है। यूपी में बीजेपी को 40% सीटें मिल सकती है, तो समाजवादी पार्टी को 34% वोट मिलने की संभावना जताई गई है। वहीं बीएसपी को 13% और कांग्रेस को मात्र 7% वोट मिलने की संभावना जताई गई है। दोस्तों, मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कुंवारे लड़कों को लेकर ऐसा बयान दिया है जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ओवैसी ने युवाओं से कहा है कि शादी करेंगे ना, बैचलर यानी कि कुंवारा मत रहना। बैचलर बहुत परेशान कर रहे हैं, कुंवारा बहुत परेशान कर रहे हैं। घर में रहे तो आदमी का दिमाग शांत रहता है, यानी कि घर में पत्नी रहता है तो फिर आदमी का दिमाग शांत रहता है। ओवैसी ने मुंबई में कहा है कि देश में मुसलमानों के लिए नफरत इतनी बढ़ गई है कि तिरंगा लेकर चलने वालों पर भी हमें रोका जा रहा है। जिन्होंने भारत की आज़ादी में हिस्सा नहीं लिया वे अब तिरंगे की पैरवी कर रहे हैं। दुर्भाग्य से ये सरकार तिरंगे के खिलाफ है। ओवैसी ने कहा है कि पिछली बार एआईएमआईएम को वोट नहीं दिया था, कांग्रेस और एनसीपी ने शिवसेना के साथ गठबंधन कर लिया। मैं आपके जनादेश का सम्मान करता हूं। कब तक आंखें बंद करोगे? बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद जब मुंबई में दंगे हुए तब भी आपकी आंखें नहीं खुली। धर्मनिरपेक्षता से हमें कुछ नहीं मिला। मैं राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता में विश्वास नहीं करता, लेकिन संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करता हूं। दोस्तों, अगले साल की शुरुआत में होने जा रहे पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी बिगुल बज चुका है। यह राज्य में कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत यानी कि अपनी जमीन को और फिर मजबूत करने में लगी हुई है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए हर पार्टियां अपनी जमीन और कार्यकर्ताओं को मजबूत करने में जुटा हुआ है। हर दल के कार्यकर्ता अपनी अपनी पार्टी की जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में जनता ये जानना चाहती है कि आखिर आने वाले चुनाव परिणाम में पंजाब की सत्ता किसके हिस्से जाने वाली है। वहीं एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने चुनावी राज्यों का मूड जाना। जब सी वोटर सर्वे के मुताबिक प्रदेश में यानी कि पंजाब में आम आदमी पार्टी को वोटों के मामले में बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस के पाले में 34% वोट जाते दिख रहे हैं। वहीं बीजेपी को 3% वोटों की संख्या मिली है। तो बात करते हैं कि पंजाब में किसे कितना प्रतिशत वोट मिल रहे हैं। तो कांग्रेस को 34% वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी को 38%, अकाली दल प्लस को 20%, बीजेपी को 3%, अन्य को 5%। अब बात करते हैं कि पंजाब में किसे कितने सीट मिलते दिखाई दे रहे हैं। तो कांग्रेस को 39 से 45, आम आदमी पार्टी को 50 से 56, अकाली दल प्लस को 17 से 23, बीजेपी को 0 से 3, अन्य को 1। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बैंक खाते से कई बार पैसे गलत अकाउंट में या फिर एक खाते से दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। कई बार बैंकिंग फ्रॉड में भी ऐसा होता है, लेकिन अब यूपीआई नेट बैंकिंग मोबाइल वॉलेट ने बैंकिंग ट्रांजैक्शन से जुड़ी मुश्किलों को काफी हद तक कम कर दिया है। ऐसे में आपको किसी भी खाते में पैसे ट्रांसफर करने के लिए बैंक का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होती है। ये काम बस एक मोबाइल से चुटकियों में हो जाती है। बैंकिंग सुविधाओं को आसान बनाने के लिए कई नई नई तकनीक अपनाए गए हैं, लेकिन इसी के साथ थोड़ी मुश्किलें भी आई है। जैसे अगर आपकी गलती से किसी और के खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए गए तब आपका क्या होगा? उस पैसे को कैसे आप वापस पाएंगे? कभी ना कभी आपसे भी ये गलती जरूर हुई होगी। अगर गलती से आपके पैसे किसी अन्य खाते में चले गए तो फिर आप उस पैसे को वापस पा सकते हैं। जैसे ही आपको पता चले कि आपने गलती से पैसे किसी और के खाते में ट्रांसफर कर दिया है, इसकी जानकारी तुरंत अपने बैंक को दें, कस्टमर केयर को फोन करें और उन्हें पूरी बात बताएं। जब बैंक आपसे अगर ईमेल पर सारी जानकारी मांगे तो फिर उसमें इस गलती से हुए ट्रांजैक्शन की पूरी जानकारी दें। या ट्रांजैक्शन की तारीख और समय, अपना अकाउंट नंबर और जिस खाते में गलती से पैसे ट्रांसफर हुए हैं उसका भी जिक्र जरूर करें। अगर आपने जिस बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर किया है वह अकाउंट नंबर ही गलत है या फिर आईएफएससी कोड गलत है तो पैसे अपने आप ही वापस आपके खाते में आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है तो फिर अपने बैंक ब्रांच में जाकर के ब्रांच मैनेजर से मिले, जब उसे इस गलत ट्रांजैक्शन के बारे में बताएं। ये जानने की कोशिश करें कि पैसे किस बैंक खाते में गए हैं। अगर ये गलत ट्रांजैक्शन आपके ही बैंक की किसी ब्रांच में हुआ है तो फिर ये आसानी से आपके खाते में आ जाएगा। अगर किसी दूसरे बैंक के खाते में पैसे गलती
से ट्रांसफर हो गए हैं तो फिर रकम वापसी में ज्यादा समय लग सकता है। कई बार तो बैंक इस तरह के मामले के निपटारे में 2 महीने तक का समय भी लगा सकते हैं। आप अपने बैंक से यह पता कर सकते हैं कि किस शहर की, किस ब्रांच की, किस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुआ है। उस ब्रांच में बात करके आप भी अपने पैसे की वापसी का प्रयास कर सकते हैं। आपकी सूचना के आधार पर बैंक उस व्यक्ति के बैंक को सूचना देगा जिसके खाते में गलती से पैसे ट्रांसफर हो गया है। बैंक उस व्यक्ति से गलत ट्रांसफर हुए पैसे को वापस करने की अनुमति मांगेगा। अपना पैसा वापस लेने के लिए दूसरा तरीका कानूनी है। अगर यह व्यक्ति जिसके खाते में गलती से पैसे ट्रांसफर हुआ है वो लौटाने से इनकार करता है तो फिर उनके खिलाफ कोर्ट में केस भी कर सकते हैं आप। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, नालंदा, बांका सहित 14 जिलों में एलईडी बल्ब केवल 10 रुपए में आपको मिलेगा। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। खबर के अनुसार ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर पर बिहार के 14 जिले के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को सस्ती दर पर एलईडी बल्ब का वितरण किया जाएगा। ग्राम उजाला योजना के तहत 7 एवं 12 वाट के ये बल्ब महज आपको 10 रुपए में ही मिलेंगे। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि कहां ये बल्ब आपको मिलेगा। तो बिहार के बेगूसराय, बांका, समस्तीपुर, पूर्णिया, सहरसा, जमुई, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, नालंदा, गया, औरंगाबाद, खगड़िया, सीतामढ़ी और अररिया जिले के ग्रामीण इलाकों में एलईडी बल्ब का वितरण किया जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार पटना सहित कई शहरों में 2000 नए कॉमन सर्विस सेंटर खोलने की तैयारी कर रही है। इस सर्विस सेंटर में महिलाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। खबर के अनुसार महिलाओं के समूह को प्रशिक्षित करके इस कॉमन सर्विस सेंटर के संचालन की जिम्मेदारी दी जाएगी। जब महिलाएं इस कॉमन सर्विस सेंटर में काम करेगी, इस सेंटर में सरकार के द्वारा सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। आपको बता दूं कि इस कॉमन सर्विस सेंटर में मैट्रिक पास महिलाओं को रखा जाएगा। महिला यहां सरकारी प्रमाण पत्रों के आवेदन, विभिन्न कंपनियों के बीमा, पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा स्कीम के आवेदन, बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं, आधार कार्ड, बिजली बिल, गैस बुकिंग, ट्रेन टिकट सहित अन्य कई तरह के काम करेगी। इस सेंटर से दिव्यांग, वृद्ध, असहाय महिला, पुरुषों बायोमेट्रिक तरीके से पैसे भी निकाल सकते हैं। अप्रैल महीने तक बिहार के पटना, भोजपुर, गया, बक्सर, सारण, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया, किशनगंज, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, मुंगेर और वैशाली जिले में यह सेंटर खोला जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि पटना सहित किसी भी जिले में रहने वाले किसान अगर पैक्स में धान देना चाहते हैं तो फिर इसके लिए ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ उचित मूल्य पर अपने धान की फसल को बेच सकते हैं। इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार बिहार सरकार कृषि विभाग के द्वारा खरीफ यानी कि धान अधिप्राप्ति 2021-22 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया है। आप विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें और अपने धान को बेचें। दोस्तों, बात करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब बैंकों के डूबने पर जमाकर्ताओं का पैसा नहीं डूबता है और उनकी जमा का समयबद्ध तरीके से भुगतान किया जाता है। मोदी ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि एक समय था जब जमाकर्ताओं को दबाव वाले बैंक से अपना पैसा वापस पाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता था। गरीब मध्यम वर्ग वर्षों तक इस परेशानी से जूझता रहा। मोदी ने कहा है कि यदि बैंकों को बचाना है तो फिर जमाकर्ताओं को सुरक्षा देनी होगी। जहां हमने बैंकों को बचाकर जमाकर्ताओं को यह सुरक्षा दी है। उन्होंने कहा है कि जमा बीमा भुगतान की गारंटी के पीछे की प्रेरणा जमा करता है। एक साल में 1 लाख जमाकर्ताओं को 1300 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने कानून में बदलाव किया है जिससे बैंकों के बंद होने पर जमाकर्ताओं को समयबद्ध तरीके से उनकी जमा का भुगतान किया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस राजस्थान की राजधानी जयपुर में महंगाई हटाओ महारैली किया। इस दौरान कांग्रेस ने बीजेपी को उसके ही तीर से निशाना साधा। बीजेपी के सबसे बड़े हथियार हिंदुत्व पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि यह देश हिंदुओं का देश है, हिंदुत्ववादियों का नहीं। और आज इस देश में महंगाई, दुख, दर्द तो है, यह काम हिंदुत्ववादियों ने किया है। हिंदुत्ववादियों को किसी भी हालात में सत्ता चाहिए। 2014 से हिंदुत्ववादियों का राज है। हमें हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है, एक बार फिर हिंदुओं का राज लाना है। राहुल गांधी ने कहा है कि हिंदू और हिंदुत्व शब्द एक नहीं है, ये 2 अलग अलग शब्द है और इनका मतलब भी अलग है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। महात्मा गांधी हिंदू और गोडसे हिंदुत्ववादी थे। चाहे कुछ भी हो जाए, हिंदू सत्य को ढूंढता है। महात्मा गांधी ने पूरी जिंदगी सच को ढूंढते हुए बिता दिया और अंत में एक हिंदुत्ववादी ने उनकी छाती में 3 गोली मारी। हिंदुत्ववादी अपनी पूरी जिंदगी सत्ता को खोजने में लगा
देता है, जहां उसको सत्य से कुछ लेना देना ही नहीं है, उसे सिर्फ सत्ता चाहिए और उसके लिए वह कुछ भी कर देगा। कहा कि हिंदू कौन जो सबसे गले लगाता है, हिंदू कौन जो किसी से नहीं डरता है। आप रामायण, गीता, उपनिवेश चाहे जो भी धर्म ग्रंथ पढ़िए, कहां लिखा है कि किसी गरीब को मारना है, किसी गरीब को कुचलना है? मुझे दिखाइए कहां ऐसा लिखा है। गीता में लिखा है कि सत्य के लिए युद्ध करो। कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि अपने भाइयों को सच्चाई के लिए मारो। उन्होंने कभी नहीं कहा है कि सत्ता के लिए मारो। राहुल गांधी ने कहा है कि रैली महंगाई के बारे में है, आम जनता को जो दर्द हो रहा है उसके बारे में है। देश की आज जो हालात है वे सबको दिख रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। पूरा का पूरा ध्यान 4-5 पूंजीपतियों पर है। हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशन एक संगठन के हाथ में है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार के नीतीश कुमार सरकार ने एक बार फिर से राज्यों को विशेष दर्जा देने की मांग की है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार को लिखे गए पत्र में बिहार की योजना विकास मंत्री विजेंद्र यादव ने जोर देकर कहा है कि बिहार विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने की सभी अहर्ताओं को पूरा करता है। मंत्री ने नीति आयोग को इस मुद्दे को हाल ही में आई रिपोर्ट में बिहार के बहुआयामी गरीब सूचकांकों में देश के सबसे निचले पायदान पर होने के साथ जोड़कर देखने की मांग की है। इस रिपोर्ट का इस्तेमाल विपक्ष नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य का तीव्र विकास के दावे को खारिज करने के लिए कर रहा है। अपने पत्र में मंत्री ने स्वीकार किया है कि बिहार प्रति व्यक्ति आय, जीवन यापन, सुगमता, मानव विकास जैसे सूचकांकों में राष्ट्रीय औसत से नीचे है। विजेंद्र यादव ने इस दयनीय स्थिति के लिए बिहार के चारों ओर से भूमि सीमा से घिरे होने को जिम्मेदार ठहराया है, जहां पर आबादी का घनत्व अधिक है और प्राकृतिक संसाधनों की कमी है। बिहार के आधे से अधिक जिले बाढ़ या फिर सूखे से ग्रस्त रहते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को कांग्रेस और राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। जहां असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि राहुल और कांग्रेस ने हिंदुत्व के लिए जमीन तैयार की है, अब वे बहुसंख्यावाद की फसल काटने की कोशिश कर रहे हैं। 2021 में हिंदुओं को सत्ता में लाना एक धर्मनिरपेक्ष एजेंडा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि भारत सभी भारतीयों का है, अकेले हिंदुओं का नहीं है। भारत सभी धर्मों के लोगों का है और उन लोगों का भी जिनका कोई विश्वास नहीं है। दोस्तों, कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सदानंद सिंह के पुत्र शुभानंद मुकेश ने रविवार को जदयू की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता शंभू सिंह पटेल और प्रयाग सिंह कुशवाहा ने भी जदयू का दामन थाम लिया है। इस बात के कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे। जब पार्टी में शामिल होने के बाद स्वर्गीय सदानंद सिंह के पुत्र शुभानंद मुकेश, शंभू सिंह पटेल और प्रयाग सिंह कुशवाहा मुख्यमंत्री आवास गए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिष्टाचार मुलाकात की। दोस्तों, बात करते हैं कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद ने कल रविवार को बिहार सरकार में शामिल मंत्री मुकेश सहनी को नसीहत देने के साथ बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता भोक्ता नहीं है बल्कि धारते हैं। जहां उन्होंने ये भी कहा है कि मुकेश सहनी को बीजेपी या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर दिए गए बयान पर माफी मांगनी चाहिए। अजय निषाद ने एक न्यूज पोर्टल से बातचीत करते हुए दो टूक कह दिया है कि बिहार में योगी जिंदाबाद और यूपी में योगी मुर्दाबाद नहीं चलेगा। उन्हें बीजेपी के साथ और एनडीए के साथ राजनीति करनी है तो फिर मुकेश सहनी को भी योगी जी जिंदाबाद करना होगा। उन्हें बीजेपी से माफी भी मांगनी होगी। उन्होंने मुकेश सहनी पर बरसते हुए कहा कि बीजेपी ने ही उन्हें एमएलसी बनाया, वे तो 2 बार हार गए थे। एक बार महबूब अली कैसर ने लोकसभा चुनाव में हराया और दूसरी बार उन्हीं का बेटा ने विधानसभा चुनाव में हराया। यदि उनका यही रवैया रहा तो आने वाले दिनों में महबूब अली कैसर का पोता भी उन्हें हरा देगा। उनका यदि यही रवैया रहा तो फिर बीजेपी अगले एमएलसी चुनाव में भी सोचेगी। दोस्तों, बात करते हैं कि सऊदी अरब ने सुन्नी मुसलमानों के सबसे बड़े संगठन तबलीगी जमात पर बैन लगाने का फैसला कर लिया है। जब सऊदी सरकार ने तबलीगी जमात पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। जब सरकार ने स्पष्ट आदेश जारी करते हुए कहा है कि आज से शुक्रवार की नमाज के दौरान लोगों को तबलीगी जमात से मिलने की जरूरत नहीं है, उनके साथ किसी भी तरह का संपर्क रखना अनिवार्य नहीं होगा। जी हाँ, सरकार के मुताबिक ये संगठन समाज के लिहाज से खतरनाक है। इसी वजह से सरकार ने तमाम मस्जिदों से भी अपील की है कि उनके द्वारा लोगों को जागरूक किया बताया जाए कि तबलीगी जमात क्यों और कैसे समाज के लिए खतरनाक है। सऊदी सरकार यह भी मानती है कि अगर लोगों के बीच तबलीगी जमात के काम पहुंचाया जाए तो उन्हें लगातार इसकी जानकारी दी जाएगी। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि ऐसी परिस्थिति में तबलीगी की अहमियत समाज में कम हो जाएगी, क्योंकि सऊदी अरब में मुस्लिम संख्या काफी है। ऐसे में तबलीगी जमात के लिए यह फैसला एक बड़ा झटका साबित हो सकता है।
दोस्तों बात करते हैं कि ब्रिटेन में एक नए वैज्ञानिक विश्लेषण में चेतावनी दी गई है कि यदि लोगों के सामाजिक रूप से एकत्र होने पर रोक नहीं लगाई गई तो फिर देश अगले साल जनवरी से कोरोना के नए स्वरूप से उत्पन्न संक्रमण की बड़ी लहर का सामना कर सकता है। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के विश्लेषण में कहा गया है कि जिस दर से वर्तमान में इंग्लैंड में संक्रमण बढ़ रहा है उसका नतीजा अंत में अस्पताल में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या में भारी वृद्धि के रूप में निकलेगा। नया वैज्ञानिक विश्लेषण ऐसे समय में आया है जब ब्रिटेन में ओमिक्रॉन से जुड़े 448 नए मामले सामने आए हैं। जहां विश्लेषण से जुड़े वैज्ञानिकों ने कहा है कि देश में जो स्थिति है उसे देखकर लगता है कि यदि लोगों के सामाजिक रूप से एकत्रित होने पर रोक नहीं लगाई गई तो फिर अगले साल जनवरी से ब्रिटेन को ओमिक्रॉन से उत्पन्न एक बड़ी लहर का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बढ़े हुए वेतन का इंतजार कर रहे लाखों टीचरों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना सहित बिहार के सभी जिलों में टीचरों को जनवरी महीने से बढ़ा हुआ वेतन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसको लेकर तैयारियां की जा रही है। खबर के अनुसार वित्त विभाग की सहमति मिलने के बाद बिहार शिक्षा विभाग एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से सभी टीचरों के वेतन निर्धारित की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। इसके लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर तैयार किया जा चुका है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के भागलपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक भागलपुर में 1 करोड़ की लागत से स्टेडियम का निर्माण होने जा रहा है। इसको लेकर सभी प्रकार की तैयारियां कर ली गई है। खबर के अनुसार भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड के लोकनाथ उच्च माध्यमिक विद्यालय जगदीशपुर के कीरा मैदान में 1 करोड़ की लागत से फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। इस स्टेडियम में सभी प्रकार की व्यवस्था की जाएगी। आपको बता दें कि बिहार राज्य भवन निर्माण निगम की ओर से मैदान के चारों ओर 4 दीवारी का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के अफसर अब गरीबों का अनाज भी डकार रहे हैं और ये जानकारी खुद बिहार के उन्हीं अफसरों ने दी है जिन पर गरीबों को हर महीने जन वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस से अनाज उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी है। पीडीएस की दुकानों को हर महीने तय मात्रा से कम अनाज आपूर्ति करने का खुलासा आरटीआई से हुआ है। विभाग से आरटीआई द्वारा मांगी गई जानकारी में जो खुलासे हुए हैं वे बड़े राशन घोटाले की ओर इशारा करता है। जब बिहार में हर महीने करीब 8 करोड़ 60 लाख लोगों को पीडीएस से अनाज की आपूर्ति होती है, लेकिन विभाग की ओर से अमूमन हर जिले में तय मात्रा से अधिक लोगों के लिए अनाज आपूर्ति की जा रही है। जब किसी पीडीएस दुकान पर अगर 700 लोगों के लिए अनाज आपूर्ति होनी है तो फिर वहां करीब 400 तो करीब 500 लोगों के लिए अनाज आपूर्ति की गई है। यानी कि जितने भी बचे हुए अनाज है ये सब अधिकारी अपने पेट में भर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में आपराधिक घटनाओं को लेकर पुलिस मुख्यालय ने बड़ा दावा किया है। जब पुलिस मुख्यालय ने दावा किया है कि बिहार में आपराधिक घटनाओं में कमी आई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा साल 2020 में जारी आंकड़ों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय अपराध दर 487.9 है। उसकी तुलना में बिहार में अपराध का दर 211.3 रहा है। बिहार अपराध के मामले में देश में 25वें स्थान पर है। मुख्यालय ने कहा है कि सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के अपराध की तुलना में बिहार का 25वां स्थान है। यह हत्या के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का स्थान 8वां है। साल 2019 में नवंबर तक हत्या के कुल 2910 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि इस साल नवंबर तक मात्र 2607 मामले दर्ज किए गए। दोस्तों अब बात करते हैं कि देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने के साथ ही बिहार में भी इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि बिहार में अब तक ओमिक्रॉन का एक भी मामला नहीं मिला है। हालांकि विदेश से लौटने वाले 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन इनमें से किसी में भी ओमिक्रॉन नहीं पाया गया है। ट्रैवल हिस्ट्री वाले पॉजिटिव लोगों के साथ अन्य लोगों के सैंपलों को भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दिल्ली भेजा गया है। दोस्तों बात करते हैं कि कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसान आंदोलन खत्म के बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान संगठन महापंचायत जारी रखेगा। राकेश टिकैत ने कहा है कि समय समय पर किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए महापंचायत चलती रहेगी। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक राकेश टिकैत ने कहा है कि हर साल 10 दिन के लिए किसान आंदोलन मेला का आयोजन किया जाएगा। यह समय समय पर किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए महापंचायत आयोजित की जाएगी। यह भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि प्रदर्शन स्थल से सभी किसान 15 दिसंबर तक चले जाएंगे। राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन को उजागर करने में मीडिया की भूमिका की सराहना करते हुए कहा है कि लगातार रिपोर्टिंग से सरकार पर दबाव बढ़ा।
दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, किशनगंज, मुजफ्फरपुर जिले में कोरोना के नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इसकी जानकारी खुद बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पटना में कोरोना के 6 नए संक्रमित मरीज की पहचान हुई है, जबकि किशनगंज, मुजफ्फरपुर जिले में कोरोना के एक नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 62 हो गई है। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में कुल 1,70,202 सैंपल की कोरोना जाँच हुई है, जिसमें से 8 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जबकि पहले से कोरोना संक्रमित 3 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं 35 जिलों में कोरोना के एक भी नए मरीज नहीं मिले हैं। यह डॉक्टरों की माने तो बिहार के लोगों को अभी लापरवाही बरतने से बचना चाहिए तथा कोरोना गाइडलाइंस के नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि कोरोना के नए वेरिएंट से राज्य में तीसरी लहर आ सकती है। हालांकि बिहार में नए वेरिएंट के एक भी मरीज नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गुरुवार को दिल्ली में बचपन की दोस्त रचेल से विवाह कर लिया। लालू यादव के बेटे की ईसाई लड़की से शादी करने के बाद राबड़ी के भाई साधु यादव नाराज हो गए। उन्होंने तेजस्वी यादव, रचेल के साथ ही लालू राबड़ी की बेटियों की पोल खोलने तक की बात कही। अपने बयान के 24 घंटे के बाद ही साधु यादव पर लालू यादव के बेटे बेटियां लगातार हमला हो रहे हैं। इसकी शुरुआत बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने ही ट्विटर पर ट्वीट करते हुए दे दी है। तेज प्रताप यादव ने बिना नाम लिए कह दिया है कि बिहार आ रहा हूं, तुम्हारा गर्दा उड़ा दूंगा। जी हाँ, वहीं छोटी बहन रोहिणी आई और एक कदम आगे निकल गई। रोहिणी ने मामा को कंस मामा तक बता दिया। ट्विटर पर लालू राबड़ी की बेटी रोहिणी आचार्य ने मामा का बिना नाम लिए लिखा है कि कंस आज भी समाज में मौजूद है। उन्होंने साबित कर दिया है कि रिश्ता निभाना है तो फिर कृष्ण बनो, दुष्ट कंस के जैसा अन्यायी ना बनो। इसके पहले तेज प्रताप यादव ने भी मामा को करारा जवाब दिया था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, बेगूसराय सहित कई शहरों में जमीन की खरीद बिक्री तेजी के साथ हो रही है। लेकिन इन शहरों में कई ऐसे जमीन ब्रोकर एक्टिव हैं जो लोगों को फर्जी जमीन बेच देते हैं। इससे जमीन खरीदने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कभी कभी उन्हें जेल जाने की भी नौबत आ जाती है। आज इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे कुछ ऐसी जमीन के बारे में जिसे भूल कर भी ना खरीदें। जब बिहार में अगर कोई जमीन सरकार के संबंधित विभाग की है तो फिर आप इसे भूल कर भी ना खरीदें। इससे आप कानूनी लफड़े में फंस सकते हैं। अगर कोई जमीन गैर मजरूआ है तो इस जमीन पर सरकार का अधिकार होता है। इस जमीन को खरीदने की भी भूल ना करें। आपको बता दूं कि बिहार में खास महल की जमीन की सरकार के अधिकार में आती है, इसलिए आप ऐसी जमीन को ना खरीदें। अगर कोई जमीन कहरे हिंद की है तो इस जमीन पर राज्य सरकार के साथ साथ भारत सरकार का भी अधिकार होता है, इसीलिए आप इस जमीन को भी भूल कर ना खरीदें। जब पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, बेगूसराय में अगर किसी जमीन पर केस चल रहा है या फिर कोर्ट में मुकदमा लंबित है तो इसे भी भूलकर भी ना खरीदें। जब किसी जमीन पर कर्ज लिया है या फिर बैंक से कोई लोन निकाला गया है तो फिर आप ऐसी जमीन को बिल्कुल भी ना खरीदें। जहां ऐसी जमीन को खरीदने से बचें। पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, बेगूसराय में अगर कोई जमीन किसी मंदिर या फिर मठ की है तो आप इस जमीन को बिल्कुल भी ना खरीदें। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार का गया रेलवे जंक्शन एयरपोर्ट जैसा बनेगा। जब पूर्व मध्य रेल के गया जंक्शन पर विश्व स्तर की सुविधाएं दी जाएगी, इसका विकास एयरपोर्ट की तर्ज पर यानी कि एयरपोर्ट जैसा किया जाएगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल इस योजना पर जनवरी से ही पूरी रफ्तार में काम शुरू हो जाएगा। हालांकि इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक अनुपम शर्मा ने इसका निरीक्षण किया है। निरीक्षण के बाद उन्होंने बताया है कि गया जंक्शन पर विश्व स्तरीय यानी कि वर्ल्ड क्लास स्टेशन भवन बनाया जाएगा। जहां महात्मा बुद्ध की ज्ञान भूमि और हिंदुओं की मोक्ष भूमि होने के कारण गया बौद्ध और हिंदू धार्मिक पर्यटकों का बड़ा केंद्र है। यहां देश विदेश से लोग आते हैं। ऐसे में गया के रेलवे जंक्शन को विश्व स्तरीय यानी कि वर्ल्ड क्लास बनाने की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से गया के महत्व को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने गया जंक्शन के पूर्ण विकास की योजना बनाई है। इसके तहत काम शुरू हो चुका है। दोस्तों बात करता है कि नई नई टेक्नोलॉजी के साथ कई देश सुपर प्लेन बनाने में जुटे हैं, जिसमें भारत के सबसे बड़े दुश्मन चीन का भी नाम शामिल है। वो एक हाई स्पीड विमान पर काम कर रहा है जो पलक झपकते ही आपकी आंखों के सामने से ओझल हो जाएगा। हालांकि इसमें कम यात्री ही सफर कर पाएंगे। वैसे इस प्रोजेक्ट में चीन के ऊपर टेक्नोलॉजी चुराने का भी आरोप लग रहा है। जब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के पास बहुत से हाईटेक प्लेन है, लेकिन अब वो सबसे तेज चलने वाले विमान को बनाने में जुटा हुआ है, जिसकी रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से भी 5 गुना अधिक यानी कि 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। इस प्लेन के प्रोटोटाइप की कुछ तस्वीरें भी सामने आई है जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। अभी जो प्लेन तैयार हो रहा है उसमें 10 यात्री सफर कर पाएंगे।
दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।